अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मुल्क में सियासी पारा खासा हाई है और इस सारी सिचुएशन के अंदर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। अपोजिशन की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं सिंध में हो जाने वाले वाक़े के हवाले से, जहां पे कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी और उसके कबल जो अगवा के हवाले से IG सिंध पुलिस हैं बाज़ गश्त बातें होती दिखाई हमें दी। उसके बाद सारी की सारी जो है वो फोर्स हरकत में आई और उसके बाद हुकूमत ने भी इसको जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आड़े हाथों लिया और मामले को रफा दफा जो है वो करवाया गया। आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद किस हद तक चीज़ें अभी तक सेटल हुई हैं, किस हद तक सेटल नहीं हुई है। कमेटी फॉर्म की गई। कमेटी 5 मेंबरान पर मबनी है, जिसमें सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, सैयद सरदार अली शाह, अवैस कादिर और मुर्तज़ा वहाब इस कमेटी का हिस्सा हैं। इसकी अनाउंसमेंट CM सिंध की जानिब से की गई। इस कमेटी को कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जिन जिम्मेदारियों में बड़ी जिम्मेदारी है कोई वो इंक्वायर करे, प्रोब करे और ये खोज लगाए कि 18-19 अक्टूबर को पुलिस के जो वेयर अबाउट्स हैं और जो FIR लॉन्च की गई कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी के हवाले से, उसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, ये सारा मामला कैसे हुआ, जो पुलिस के चीफ को अगवा किए जाने की बाज़ गश्त है, जो एक एलिज्ड किडनैपिंग है जिसको थोड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। तो सूरत हाल हमारे सामने है वो और किस जाने बढ़ रही है, इस पर भी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जानने की ये कोशिश करेंगे कि पुलिस कितनी पोलिटिसाइज्ड है, कितनी नॉन पोलिटिसाइज्ड है। पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन प्रोविंशियल लेवल पे किस तरह परफॉर्म करती है। पुलिस के जो सरबराह हैं, चीफ हैं वफाक के, वो ज़ाहिर है मुलाजिम हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। मामलात कितने पुलिस के कंट्रोल में और कितने पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में, इसकी जानिब भी हम बढ़ेंगे। और बड़ी एक अहम चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ कि आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करें, और वो चीज़ है नेशनल डायलॉग की आज के इस दौर में कितनी ज़रूरत है। ट्रुथ कमीशंस की कितनी ज़रूरत है कि हम आपस में बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के मामलात को डिस्कस करें, एक टेबल पर आएँ। और इतना तनाव का और टेंस का जो माहौल है, जिसमें बहुत सारे लोग, पार्टीज़ और अब इदारे भी उसका हिस्सा बन चुके हैं, किसी तरह इस तनाव को, इस टेंशन को कम किया जाए और कम करने से कुछ मुस्बत चीज़ें हैं जिसकी जानिब बढ़ा जाए और कुछ सोल्यूशन की जानिब आया जाए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब सरिल साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पुलिस चीफ बलोचिस्तान हैं, DG नेशनल पुलिस ब्यूरो रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेड कर चुके हैं, फेडरल एम्बर्समेंट जो है उसको उसके रूह रवां रह चुके हैं। सो बहुत सारे ऐसे मनसब हैं जिस पर डॉक्टर शुएब सरिल जो है वो रह चुके हैं और उन्होंने बड़ी करीब से और बड़े एक लंबे अरसे तक जो है सारी पुलिस सर्विसेज और इंटेलिजेंस सर्विसेज और इन तमाम मामलात को देखा है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, टेक्निकल चीज़ मैं थोड़ी सी जानना चाहता हूँ कि जब भी किसी हाई प्रोफाइल बंदे को, जो हमने ये जो हमने देखा अरेस्ट हुआ कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर का, इसमें कितना इन्वॉल्व किया जाता है वज़ीर आला को या जो सिविल हमारी पॉलिटिकल क़यादत मौजूद है उनको, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उसके क्या SOPs हैं, पुलिस किन चेक्स एंड बैलेंसेस से गुजरती है बिफोर अरेस्टिंग सच काइंड ऑफ हाई प्रोफाइल? देखें, आपने जो बात की है ये बहुत एक बड़ा डिलेमा है पुलिस की वर्किंग में। अगर तो पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करे और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आगे बढ़े तो फिर तो किसी से भी उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर पुलिस अफसर कांस्टेबल से लेके IG तक वो अकाउंटेबल है अंडर द लॉ। तो लॉ उसको अगर वो लॉ को वायलेट करता है तो उसकी भुगतना उसने खुद है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट है सिचुएशन, क्योंकि हर बात में इंटरफेरेंस ऊपर से आती है और जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं, बजट आपका उधर से आता है, बाकी डे टू डे आपने एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ता है। तो अनलेस के हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट ना आए कि जिसमें आप थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे कि जी ये इनको सबको बैठना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली, अगर कोई वे फॉरवर्ड है तो वो यही है कि सारी पार्टीज बैठ के तो एक चार्टर ऑफ गुड पुलिसिंग या गुड गवर्नेंस कह लें वाइडर टर्म्स में, उस पे एग्री करें कि जी हमने ना तो नाजायज़ भर्तियां करानी है, ना हमने नाजायज़ पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स करनी है, ना हमने इंटरफेयर करना है। हमारा काम सिर्फ ये है कि उनका पुलिस को काम करने दें, अगर वो दाएं बाएं गलत करते हैं तो उनको अकाउंटेबल रखें हम, बस दैट्स इट।
ये नहीं है कि जी फलाने को हमारे कहने पे छोड़ दो, फलाने को हमारे कहने पे बंद कर दो, और अगर नहीं करोगे तो फिर तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सर तो ये जो अभी सिंध में हुआ है, मैं अब इस हालिया वाक़े पे आ जाता हूँ जिसमें जो पुलिस के वहाँ के प्रोविंस के हेड हैं आईजी साहब, उन्होंने उनके नीचे जो एडिशनल आईजीज़ हैं उन्होंने, और बाकी डीआईजीज़ ने, एसएसपीज़ ने, जितने आला अफसरान है, क़यादत है वहाँ पे पुलिस की, इन सब का छुट्टी अप्लाई करना और ये कहना कि जी हमारी हद तक हुई है और हम ये एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम छुट्टी पर जाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो ये आप इसको सारे वाक़े को किस नज़र से देखते हैं, इस अरेस्ट करने को कैप्टन सफदर के, और बाद में इस पुलिस के एक्शन को, और उसके बाद जब पॉलिटिकल इंतज़ामिया या पॉलिटिकल वहाँ की जो क़यादत है उन्होंने इंटरवीन किया, बिलावल भुट्टो साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने उनको अश्योरिटी दी, उन्होंने मामले को टेकअप किया, उसके बाद पुलिस का 10 दिन के लिए छुट्टियाँ मौखर करना, इस सारी एक्टिविटी को कैसे देखते हैं आप? देखें, जहाँ तक तो तल्लक है किसी भी बंदे की ऐसे की अरेस्ट का जो कि किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है। अब देखें, एक स्पेशल लॉ है बना हुआ जिसका पर्पस है कि जो मज़ार कायद की सैंक्टिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। अगर वहाँ आप जाके तो नारेबाजी करते हैं या और मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज खुल्लड़बाजी होती है, तो लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब जो मुझे पता चला है, मैं चूँकि 7-8 दिन बाहर रहा हूँ, तो आज ही मैं इनफैक्ट पहले दिन इधर हूँ, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द होल डिटेल्स, लेकिन जो मुझे पता चला है और कुछ अफसर से भी मेरी बात हुई है वो ये है कि जी पुलिस को ये लीगल एडवाइस इन राइटिंग दी गई कि जी ये अरेस्ट आप नहीं कर सकते किसी को, इसलिए कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा, अब ये इंक्वायरी चूंकि अभी हो रही है, तो इंक्वायरी में मेरे ख्याल में ये भी एक पॉइंट ज़रूर आएगा कि क्या ये नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की है कि उसमें लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि इसकी सज़ा जो है वो अप टू 3 इयर्स है। तो अप टू 3 इयर्स वाला जो है ऑफेंस, वो जो सेकंड शेड्यूल है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके मुताबिक ये है कि यू नो वो मतलब नॉन बेलेबल भी है और विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन बेलेबल नॉन बेलेबल को एक तरफ रखें, वो कोर्ट का काम है। जो पुलिस का काम था वो ये था कि जी एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस पे ये तो हुआ है सारा फियास्को, वो इसी के गिर्द मतलब रिवॉल्व करता है। अब चेक करना चाहिए। जब बाकी रैंक एंड फाइल को ये पता चला कि जी हमारे आईजी को इस तरह से यू नो वहाँ से ले जाया गया किसी और जगह और उसको वहाँ प्रेशराइज किया गया कि तुम जो नॉन कॉग्निजेबल केस है उसको कॉग्निजेबल बनाओ और उसमें करो, तो ये फिर चीज़ जो फैलाई गई है इसको देखने की ज़रूरत है कि यू नो इसके पीछे कौन लोग थे और क्या उनका मोटिव पॉसिबली हो सकता है। बाकी जहाँ तक छुट्टियों पे जाने का तल्लक है, ऑफ कोर्स अगर किसी भी पुलिस के कमांड को वाकई इस तरह से मैन हैंडल किया जाए तो देखो पुलिस का काम है लॉ इन्फोर्समेंट। अच्छा सर, ये बताएं डॉक्टर साहब, ये बताएं होती है ये जो अगर एक मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब यहीं पे इसी पॉइंट पे कि ये जो अभी एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, इस नोटिफिकेशन में जो 5 रुकनी कमेटी बनी है वो ये खोज लगाएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, 30 दिन में रिपोर्ट देगी। उसका पहला पॉइंट है टू इंक्वायर एंड प्रोब इनटू द इंसिडेंट ऑफ 18th and 19th October 2020 वेयर इन द पुलिस वाज allegedly pressurized to lodge FIR against कैप्टन सफदर। दूसरा सर जो बड़ा अहम पॉइंट है, probe and inquire about the way and manner police raided Awari
probe and inquire into the alleged ridiculing and manhandling of the highest level of the police. ये किस तरह सर मुमकिन है कि एक आईजी को जो कहा जा रहा है अगवा किया जाए, कोई रिटेलिएशन आईजी की जानिब से ना आए, और ये किस तरह मुमकिन है कि उसके कई घंटे गुजर जाने के बाद पुलिस का वर्जन आए, उसके कई घंटे गुजर जाने के बाद कोई एक एक्शन है, गालिबन 24 या उससे ज़्यादा घंटे गुजरने के बाद एक एक्शन जो है वो हो। आपको लगता है कि ऐसा ही है जैसा कहा जा रहा है, या आपको ये लगता है कि इससे हट के चीज़ें हैं और ये कमेटी इसकी फाइंडिंग कैसे करेगी? नहीं, ये जो मेरे ख्याल में मिनिस्टर्स वगैरह की कमेटी है, इनके लिए तो फाइंडिंग अगर कोई देंगे भी, ये तो जिस तरह का पोलराइज्ड माहौल है इस वक्त मुल्क में, उसकी कोई ज़्यादा शायद एक्सेप्टेबिलिटी भी ना हो। जिस बात की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द आर्मी चीफ कि उन्होंने इसमें फ़ौरन इंटरवीन किया है। और देखें, पुलिस और रेंजर्स और आर्मी और स्पेशली इन कराची, ये तो दिन रात इकट्ठे मिलके काम करते हैं। तो अगर वो माहौल एक दफ़ा विशिएट हो जाए, जो कि इस वाक़े से हुआ है, तो फिर उस डैमेज को कंट्रोल करना जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बन जाता है। तो आई एम श्योर कि इस पे जो भी रेमेडियल मेजर्स लिए जाने हैं, वो इसमें कोई लंबी चौड़ी इंक्वायरी एज सच इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल बात है कि भाई क्या आईजी को ले जाया गया है और किन हालात में ले जाया गया है, उस पे it should be concluded as quickly as possible, और उस पे जो स्टेप्स बाकी फॉलो अप के तौर पे लिए जाने हैं वो लेने चाहिए। और आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट लेवल इज जहां ऑलरेडी ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है। अच्छा। बाकी तो ये लोग तो इस मुल्क में ये हमारा अजीब तरह का सिस्टम हो गया है कि इसमें जब हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात करते हैं तो जनरली ये होता है कि भाई इट शुड बी इंक्वायरी बाय जुडिशियल ऑफिसर, कोई रिप्यूटेबल सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज हो या व्हाटएवर। तो लोग उस पर भी नहीं यकीन करते। इधर आपको पता ही है हमारी कई इंक्वायरीज हुई हैं, वो उसको भी कंट्रोवर्सीज में डाल देते हैं, जैसे ये मॉडल टाउन वाला किस्सा है और कई किस्से हैं। तो फिर वापस उसी पे आएगा कि जी बैठ के तो एक न्यू जो गवर्नेंस चार्टर है उस पे हमारा एग्रीमेंट हो और हम इस धंधे से निकलें कि हमने गलत भर्तियां करानी है, गलत पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स करानी है। हम सिर्फ मॉनिटर करने की साइड ले लें अपने पास कि जी लॉ के मुताबिक पुलिस काम कर रही है या नहीं कर रही। और अगर नहीं कर रही, बताएं सर, डॉक्टर साहब ये बताएं कि वफाक इन्वॉल्वमेंट कितनी करता है डे टू डे मैटर्स में और ऐसे मैटर्स में जो थोड़े से हट के होते हैं डे टू डे मैटर्स से? पुलिस को कितना वफाक इंटरवीन करके कहता है प्रोविंशियल? देखिए, जो पोजीशन है हमारी आपस की अरेंजमेंट्स की, फेडरल यूनिट्स की और फेडरेशन की, वो तो सिंपल है कि भाई जो ये ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हैं जिसमें पुलिस है और एक ये जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो पहले थे और अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये दे आर लायबल टू सर्व ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हर प्रोविंस में ये जाते हैं और ये जब उधर लेकिन चले जाते हैं तो फिर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुलिस, और मैं तो दूसरों का भी कहूँगा लेकिन मोर सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुलिस, क्योंकि पुलिस ने लोगों का जानो माल की हिफाजत करनी है, वो ये है कि ये जो मैं नैरेटिव सुनता रहता हूँ कि जी पुलिस को हुक्म दिया गया और उसने किया नहीं है। और भाई पुलिस को हुक्म सिर्फ ला देता है, nobody else can give any even senior officer cannot give direction to a junior officer which is contrary to law। तो ये बात हम समझते नहीं है और हम कहते हैं ये कैसे हुआ कि उसने हमारा हुक्म नहीं माना। और भाई हुक्म इधर चलते किसी का नहीं है, हुक्म किसी सीनियर अफसर का भी नहीं चलता, और अगर चल रहा है
और वो गलत हुक्म है तो उसको डिसोबे करना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या डूएबल डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। जब तक उनको हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि अच्छा जी फिर हर महीने 2 महीने बाद आईजी बदल दें, तो उससे और अफरा तफरी मचती है ना, उससे कोई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो नहीं इंप्रूव होती। अच्छा सर, वफाक ही कह रहा है और बरमला कह रहा है, आज भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई। आ रहा था कि वफाक सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफर्स की हद तक इन्वॉल्व होता है, उसके बाद वफाक की इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, सिवाय इसके कि जब उनकी प्रमोशंस वगैरह इधर आती हैं तो वो प्रमोशंस जो ऑन मेरिट हो रही हो तो उस लिहाज से तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि आपको वफाक की जो स्टेटमेंट है इस सारे वाक़े में जो ये सिंध प्रोविंस के अंदर हुआ, सिंध पुलिस ने जो छुट्टियां अप्लाई की, इस सारे मामले में आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है? क्योंकि वफाक गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसने ये सारा जो है वो ख़ुद स्टेज सजाया और ऐसा हुआ, और उसके बाद ये बेनिफिट्स हैं जो इनको या उनके बाकी इत्तेहादियों को मिले। आपको इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसकी? लेकिन इतनी जो पोलराइज्ड है ना सिचुएशन इस वक्त पार्टीज की आपस में, उसमें इन्होंने हर बात एक दूसरे पे इसी तरह से डालते रहेंगे। ये आप इसको इस तरह से ना लेंगे क्योंकि किसी ने भी दूसरे की बात माननी नहीं है और आपस में पिंग पोंग इस तरह से ये चलाएंगे, तो लिहाजा इसको इतना ज्यादा आप इम्पोर्टेंस ना दें। इम्पोर्टेंस इसको दें कि ये इस बात को समझे कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे इंटरनल कोहेजन के लिए। इससे हमारे जो दुश्मन हैं वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ये जो जिक्र रहता है 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर का, वो यही है कि आपको कंफ्यूज किया जाए, आपका लिए नए नए नैरेटिव रोज लाए जाएं, आपको कहा जाए कि जी सूबों को आपस में लड़ाया जाए, सर्विसेज को आपस में लड़ाया जाए और एक अफरा तफरी एक्सट्रीम लेवल की जो है वो माहौल पैदा किया जाए। लेकिन सर ये जिस पिंक पॉइंट को आपने जिक्र किया, इससे तो ओवरऑल जो फोर्स है, पुलिस ज़ाहिर पूरी फोर्स है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो तो खुद ही ज़ाहिर कमज़ोर पड़ते हैं और उनका मोराल जो है ज़ाहिर वो कहाँ जाएगा सारी सूरत हाल के बाद। तो इवेंचुअली तो हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ही जो है वो डैमेज कर रहे हैं, डेंट कर रहे हैं इस किस्म की हरकत सकनात के बाद, चाहे जो भी कर रहा हो। नहीं, डैमेज तो आप बड़ा लाइट यूज कर रहे हैं वर्ड जो है, ये तो इररिट्रीवेबल डैमेज मैं कहूँगा कि इस तरह के वाक़यात का होता है और हुआ है। तो अब चैलेंज यही है कि इस डैमेज को मिनिमाइज कैसे किया जाए, चाहे वो जो भी बात है वो उस हद तक नहीं है जिस हद तक के आई है, बट उसको तो फिर नहीं ना देखा जाता जब एक बात जो है वो इस प्रेजेंट जो कंडीशन है सोशल मीडिया की, और तो बेशुमार बातें गलत जो है वो चला दी जाती हैं और किसी ने कोई इवन मतलब मैं तो यहाँ था ही नहीं, लेकिन मेरे बारे में भी कह दिया कि जी ये फलाना वीडियो अपना ऑडियो जो है ये उनकी तरफ से है। सो आई डोंट नो कि मैं कौन है कौन नहीं जिसने ये कहा है। उसकी आवाज मिलती होगी सर आपसे, मुझे लगता है। तो नहीं, आवाज भी नहीं मिलती ना, मजा तो यही है। ना आवाज मिलती है ना जो कुछ कहा है वो मेरे व्यूज हैं। सो ठीक है बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर शुएब सडल साहब मौजूद थे। वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने सारे टेन्योर में रह चुके हैं। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। सर वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर
सवाल आपसे ये है कि मुल्क के अंदर जो है फोर्सेस को लेके प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे अजीब सी जो है वो स्टेटमेंट्स, बयानात आ रहे हैं सियासी क़यादत की जानिब से। फिर कुछ हरकत व सकनात हो रही हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कुछ क्लियर नहीं है, इनकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है, एहतसाब का अमल होना चाहिए। सर ये बताएं कि फ़ौज, आपने बड़ा एक लंबा अरसा सर्व किया, आप बड़े सीनियर ओहदे पर रहे हैं, प्रोविंशियल मैटर्स में स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से कितना इंटरवीन करती है अनाउंस्ड और कितना अनअनाउंस्ड करती है? वो जब तक बुलाए ना फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एड ऑफ सिविल पावर, वो कुछ ना कानूनी उनकी हैसियत है कुछ करने की, ना ही वो करते हैं। जो आप अनअनाउंस्ड की बात करते हैं कि एट टाइम्स ये हो सकता है कि अगर ये करे कि उन्हीं के ऊपर पड़ना है, तो तब वो एडवाइस जरूर करते हैं कि जी आप इस तरीके से कर लीजिए। क्योंकि बाद मिसाल के तौर पे कोई हो रहा है, धरना हो रहा है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है और वो ख्याल ये है कि बढ़ जाएगा, तो इस सिलसिले में भी फौज एडवाइस करती है। इसके अलावा फौज कुछ नहीं करती और ना उसके इंटरेस्ट में है कि वो कुछ करे, और खास कर इन हालात में जबकि पहले ही इतनी पोलराइजेशन है। और आपने देखा कि बल्कि जो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी ऑर्डर की है उसको भी आज मौलाना फजलुर रहमान ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। उन्होंने कहा जी जिनके खिलाफ कंप्लेंट है उन्हीं वही इंक्वायरी करें। भाई कंप्लेंट तो आप शायद कर रहे हैं रेंजर्स के खिलाफ, रेंजर्स जो है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, चले उनका कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक फौज से भी है, लेकिन ये कहना इसका मतलब जो भी इंक्वायरी की आउटकम होगी जो आर्मी चीफ ने कही है वो तो कंट्रोवर्शियल है। दूसरी तरफ से आपको पता है एक और इंक्वायरी ऑर्डर किया चीफ मिनिस्टर ने और सारे अपने लोग लगा दिए, तो वो कैसे नॉन कंट्रोवर्शियल होगी? तो पहले तो मेरी दो इस्तदा है। नंबर एक, कोशिश की जाए कि एक कंबाइंड इंक्वायरी हो। अगर वो कोशिश नाकाम हो जाती है मिसाल के तौर पे, तो फिर जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। और जो भी इंक्वायरी करे उसको चंद एक चीजों का और आपके नाज़रीन को भी जरा मेरा ख्याल उसका ख्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए इस बात में। नंबर वन, फायदा किसको पहुंचा है इस पूरे एपिसोड का? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। कौन अंडर प्रेशर आया और किसको फायदा पहुंचा है, पहला सवाल। उसके बाद ये कि हमारी जो सियासत है इसमें क्या है जो नहीं हो सकता? स्काई इज द लिमिट। अच्छा सर, अगर कोई ये कहे कि जी मैं यहाँ इसी में एक मेरा सब क्वेश्चन है कि जी फ़ायदे की आपने बात की किसको पहुंचा, वो डेफिनेटली सियासी फ़ायदे हम समझते हैं कि बहुत सारे हुए होंगे और हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस में किसी ने कोई एक्ट तो किया ना सर? वो एक्ट तो जी मैं आगे अगर आप मुझे प्रोविंशियल पुलिस ने किया, उन्होंने छुट्टियां दे दी, उन्होंने कहा जी हम सारे के सारे जो छुट्टियां। बिल्कुल। तो इसी मैं अगले दो पॉइंट जब आप मेरे सुन लेंगे तो इसका सवाल जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। एक तो मैंने ये कहा कि दो बातें जो कह दी कि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा ये कहना कि नहीं जी नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात, हमारी पुलिस चाहे वो सिंध में है, पंजाब में है या दीगर सूबों में है, कितनी पोलिटिसाइज्ड है, कौन उनकी पोस्टिंग्स करता है, कौन उनकी प्रमोशंस करता है, किस तरीके से उनका टेन्योर होता है, तो वो किसकी बात मानेंगे? ज्यादा इम्कान किस बात का है कि वो किसकी बात मानेंगे? इसको भी यहाँ पर छोड़ दें। उसके बाद मैं ये भी मानता हूँ कि चाहे कोई भी इदारा हो, जितना भी 30 मार खान इदारा हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, ऐसे अफराद की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता जो कि अपने मैंडेट से तजावज़ कर जाएं या जल्दबाजी में कोई काम कर जाएं या कोई गलती कर जाएं। तो इन चारों चीज़ों को अगर आप ज़हन में रखें तो पता ये चलता है कि हमें पता लगाने की ज़रूरत है। और फिर ये आप दो तीन बातें मैं छोटी छोटी कर दूं कि पूरे कराची में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ कवर्ड है, तमाम बड़े होटलों पे रेंजर्स वाले मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा कोई रेड हुआ और कोई उनको अगवा करके ले गया, खुदा न खास्ता, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल सरीहन गलत बात है। हो सकता है कहने पे कहीं चले गए हों, तो वो सारा उसकी कोई फुटेज ही दिखा दें। वो जो ताले शाले टूटे हैं वो तो खैर अलग बात है, बाद में देखा जा सकता है। तो मेरी इस्तदा ये है कि एक तो इंक्वायरी ऐसी बिठाई जाए जो कि ऑथेंटिक हो, जिस पर सबको यकीन हो। अब ये जो बातचीत शुरू हो गई है कि जी एक वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कर दी है, जिनका एक स्टांस है जो कि इस पूरे हिस्से में एक पार्टी है, और उधर से आर्मी ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है जिसको कि मौलाना फजल रहमान अभी पार्टी कह रहे हैं, और उन पे ठीक है रेंजर्स पर इल्जाम है तो बनता है। तो पहली बात तो ये दोनों इंक्वायरियां इनका आगे बढ़ना बिल्कुल वक्त का ज़िया होगा। या तो एक कंबाइंड इंक्वायरी बनाई जाए या इसमें जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए,
और इसका कोई हल नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि दोनों साइडों को रिस्ट्रेन करें, ऑपोजिशन को भी, गवर्नमेंट को भी, कि आपस में पॉलिटिकल जो मर्जी उन्होंने करना है, महंगाई की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जो उन्होंने पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी लड़ें। कोई जो है स्टेट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हायर जुडिशरी है, नैब है, इलेक्शन कमीशन है, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, इनको मेहरबानी करके माफ कर दें। जितना काम फौज आज कर रही है, मेरा ख्याल है कि पहले भी करती रही, जरूर करती रही होगी। जिस तरीके से फंसे हुए हैं, एक्सटर्नल जो प्रेशर है हमारे ऊपर, जो इंटरनल प्रेशर है, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इधर आ रहा है, इस मौके पर फौज को इस तरीके से मुलव्वस करना नहायत, मैं समझता हूं कि एक अच्छा फेल नहीं है। इसको रिव्यू करना चाहिए। और अगर ये मान जाए इस बात को, जो कि कह भी रहे हैं, और आज फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि हिंदुस्तान को जिस किस्म का इंडिया दे रहा है कि वो भी कुछ कार्रवाई करने वाला है, कुछ आपको पता धमाके हुए भी हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए। तो जरा इसको मौखर कर दें, टाइमिंग को आगे पीछे कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहता खुदा ना खास्ता कि कुछ दुश्मन के आलाकार हैं या गद्दार हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा पाकिस्तानी जितने सारे मुहब्बे वतन है, लेकिन ये मुमकिन है कि जो बयानिया है दुश्मन का या जो उसके टाइमिंग्स हैं, उसके साथ कोई चीज मुंतबिक हो जाए ना जानते हुए, तो प्लीज इसको रिव्यू करें। और अपने आप को मेरे साथ मर्जी लड़ाई वापस आता हूं आपकी तरफ। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है। प्रोग्राम में ज्वाइन किया अमीर अब्बास साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो अमीर अब्बास साहब। अमीर साहब, काफ़ी हैपनिंग्स हो रही हैं और हम जिक्र कर रहे हैं जो सिंध पुलिस की जानिब से एक एक्ट होता है, फिर एक रिएक्ट होता है और फिर दोबारा एक्ट होता है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं जो सिंध में हुआ? देखिए, 1.5 लाख की पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। वो 1.5 लाख की फोर्स के अगर कमांडर इन चीफ को आप अगवा का लफ्ज़, चले मैं इस्तेमाल नहीं करता, अगवा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन उसको अगर आप रात को उठाकर लेके जाएं और आप उसको कहें कि तुम ये एफआईआर दर्ज करवाओ या आप उससे कहें कि तुम ये गिरफ्तारी करो, तो ये बहरहाल एक शर्मनाक मामला तो है। अब आप देख लें कि इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इसको किस तरह से हाईलाइट कर रहा है, इंडियन जो सोशल मीडिया है वो कैसे हाईलाइट कर रहा है इसको। और बल्कि एक उनके सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत पटेल, मैं आज उनकी एक ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने ये ट्वीट की, यानी आप देखें कि तिल का पहाड़ कैसे बनाया जा रहा है। चूंकि कुछ हमारे यहाँ हुआ था तो उसको लोग फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी कराची के अंदर कराची पुलिस और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान स्कमिशेस हुई हैं, झड़पें हुई हैं। सोशल मीडिया में बड़ा जिक्र, झड़पों में जी, उन झड़पों में कराची पुलिस के 22 लोग मारे गए। आप अंदाजा कर लें कि वो चीज को किस तरह से, जो चूंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा है। अब वहां पे जो इंडियन जो उसकी ऑडियंस है वो तो इस चीज को समझ रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी फौज ने शायद कू कर दिया है पाकिस्तान के दारों के खिलाफ, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि कैप्टन सफदर सिंध हुकूमत के मेहमान थे, बिलावल के मेहमान थे, पीपल्स पार्टी के मेहमान थे, उनको सिंध हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हमारी पुलिस इतनी अच्छी नहीं है मुर्तजा साहब कि वो छोटे छोटे मुकदमात के ऊपर जाके लोगों को गिरफ्तार कर ले। यहां तो बड़े बड़े भयानक मुकदमात हो रहे हैं दर्ज, उनमें पुलिस काम नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है। लोगों को सिफारिशें करवानी पड़ रही है, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं थानों के, लोगों को रिश्वत खिलाना पड़ती है, फिर जाके पुलिस काम करती है। यहां पुलिस इतनी मुतहरिक हो गई। अच्छा, जब आईजी साहब को उठाया तो आईजी साहब ने कहा उनसे कि यार अगर आपने इनको पकड़ना है, अरेस्ट करना है, तो आप इनको अरेस्ट कर लें जब ये कल इनकी वापसी की फ्लाइट है लाहौर की, जब ये एयरपोर्ट जा रहे होंगे तो आप इनको रास्ते में गिरफ्तार कर लें। अगर आप इनको रास्ते में गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो जब ये एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आप इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लें, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी में आ जाता है। तो आप यहां से क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? ये जो कुछ हुआ है ये किसी तौर पर भी इसका दिफा नहीं किया जा सकता। और ये मुझे बताएं कि देयर इज नो डिनाइल, जो आप कह रहे हैं सारे से,
नेशनल डायलॉग की, बैठ के टेबल पर बात करने की आज कितनी ज़रूरत है हमें। हम पता नहीं किस सिमत में बढ़ते जा रहे हैं, तनाव का माहौल है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम अगले दिन उठते हैं और ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे बयानात आते हैं दोनों साइडों से कि यूँ लगता है कि जैसे अभी कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाना है या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जानी है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी लोधी साहब को सुन रहा था, मुझसे पहले आप उनसे बात कर रहे थे। लोधी साहब ने एक आर्टिकल शायद लिखा था या किसी प्रोग्राम में उन्होंने इसी किस्म की बात की थी कि एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। एक नेशनल आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपके सिविल मिलिट्री लीडरशिप और बाकी जो रियासत के स्टेक होल्डर है वो बैठ के इसके ऊपर काम करें। जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने अपना जब हल्फ लिया और उससे पहले जो एक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में एक कार्रवाई होती है जिसमें जाने वाला चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस को कमान सौंपता है, तो मैं उस वक्त मौजूद था। तो उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि मैं सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करूंगा कि वो वही बात जो आप फरमा रहे हैं कि मैं सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करूंगा कि मुल्क में कोई नेशनल डायलॉग किया जाए, मुल्क में नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब बेचारे चले गए, अगले चीफ जस्टिस भी रिटायर होने वाले हैं आगे अगले साल, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है। इस वक्त अशद जरूरत है कि नेशनल डायलॉग जो है उसके ऊपर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारे ताकतवर इदारे रिट्रीट करने को तैयार हैं जो उन्होंने स्टांस ले रखा है, ना ही हमारे सियासतदान जो है वो रिट्रीट करने को तैयार हैं। सियासतदानों की भी अपनी अपनी पोजीशन हो चुकी हुई है, ये सब सब्जेक्टिव अप्रोच पर काम कर रहे हैं और हमारी अदालतें जो है वो बिल्कुल खामोश है, वो भी नहीं देख रही कि कौन कहां गलत है। हमारा मीडिया जो है उसकी भी ऑब्जेक्टिविज्म खत्म हो चुका हुआ है, मीडिया भी सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ लोग हैं जो हमारी फौज के हामी हैं, कुछ फौज के खिलाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, कुछ इमरान खान साहब के यानी हुकूमत के गोबर को भी हलवा साबित करना चाहते हैं, कुछ PMLN के गोबर को हलवा साबित कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिविटी सहाफत में भी खत्म हो गई है। तो अब यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है वो कौन निकालेगा, ये बताएं। जाहिर बात है आपको इसके लिए एक ऐसा नेशनल डायलॉग चाहिए जहाँ पे सब बैठ के अपना दिल खोलें। कोई डिनाइल नहीं है इसमें कि आपको नेशनल डायलॉग चाहिए, कोई ट्रुथ कमीशन होना चाहिए जिसमें बैठे और मसाइल के हल की जानिब हम बढ़ सकें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। अमीर साहब, मुझे ये बताएं, आपने वज़ीर आज़म का भी जिक्र किया, आप बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़ी आपने रिपोर्टिंग की है और आपने बड़े प्रोग्राम होस्ट किए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रोल हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सारे मामले में होना चाहिए है या होना चाहिए था। इस सारे सीन से वज़ीर आज़म जो है वो गायब हैं, कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, किसी किस्म का बयान, किसी को टेलीफोन, किसी से रब्ता कि भाई मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं मुल्क का सरबराह हूँ, कोई इंटरवीन करें, कोई मामलात को अपने हाथ में लें। सियासत या पार्टी से भला तर हो के ये मसला हो चुका है जिसको अभी आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया और उसके बाद कुछ हद तक टेपर डाउन हुई हैं चीज़ें। रोल क्या है वज़ीर आज़म का और वो यहाँ इतनी लंबी और इतनी खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? ये वाकई बड़ी हैरत की बात है कि अगर आप इसी आईजी के वाक़े को लें तो जो आईजी होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है दरअसल, और फेडरल गवर्नमेंट अपने मुलाजिम की सर्विसेज रेंडर करती है प्रोविंसेस को। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट का एक मुलाजिम और वो भी 22वें ग्रेड का ऑफिसर अगर उसको कोई इस तरह से आके ह्यूमिलिएट कर रहा है या मैन हैंडल कर रहा है, तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आवाज सामने आनी चाहिए थी कि हाँ, कौन होता है जो मेरे 22वें ग्रेड के मुलाजिम को, पूरे पाकिस्तान में 22वें ग्रेड के कितने मुलाजिम होते हैं? 20-22 टोटल। तो अगर आप यानी इस लेवल के, तो ये प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले आना चाहिए था सामने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की खामोशी मानी खेज है। इसी तरह से अगर आप नेशनल डायलॉग की बात करते हैं तो भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिशन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऑपोजिशन के अंदर बहुत खामियां हैं, ऑपोजिशन भी अपॉर्चुनिस्ट है, ऑपोजिशन जो है वो भी अपने केसेस बचाना चाहती है, इसके अलावा उसका कोई कौमी एजेंडा नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन वजीर आजम जो होता है वो माई बाप होता है, वजीर आजम जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वजीर आजम ने कौम को लीड करना है, कौम को गाइडेंस मुहैया करनी है। अगर वजीर आजम भी ये कहे कि जी मैं इसको लात मारो, उसको लात मारो, ये दफा हो मेरी बला से, तो भाई फिर कौन आके बात करेगा? फिर हम मोदी को तो नहीं कह सकते कि भाई आके हमारे कौम को रास्ता दिखाओ, या हम किसको कहेंगे? कोई हम किसी और पड़ोसी मुल्क के सदर या वजीर आजम को कहेंगे कि वो आके हमारी मदद करे? इस बहरान से वजीर आजम को ही कौम को बाहर निकालना है। और अब जिस मैच तक बात चली गई है, मुर्तजा वो जिस तरह वो नदीम अफजल चंद जो कहते हैं ना कि गल वध की है, अब बात जो है ना वो पीछे हटने वाली नहीं है। जो ये आईजी वाला मामला हो गया, जो नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा अपने खिताब के अंदर जो कुछ कह दिया है, कम से कम 20-25 सालों में मेरे कानून ने तो ये जो मेरी फ्रेश मेमोरी है, हमने पाकिस्तान के किसी सियासतदान से
इस तरह फौज के सर्विंग आर्मी चीफ, सर्विंग डीजीआईएसआई को यूं चैलेंज और कंटेस्ट करते हुए और उन पर इतने भयानक इल्जाम लगा हमने नहीं सुना कभी भी, ना कभी उससे पहले पढ़ा है, जो उससे पुरानी तारीख है। लिहाजा अब और क्या चाहते हैं आप? जो एक भरम है, जो एक बहुत फ्लिमजी सी लेयर होती है इन सारे दारों के दरमियान, वो लेयर खत्म हो रही है, वो पर्दा चाक हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये सारे आपस में हेड ऑन हेड कोलिजन हो जाए, फौज मीडिया का गरेबान पकड़ ले, मीडिया नवाज शरीफ का गरेबान पकड़ ले, नवाज शरीफ इमरान खान का गरेबान पकड़ ले, तो हम कहां जा रहे हैं? ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये हमारे मुल्क को एक खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगी। जो ये कराची वाला वाकया हुआ है, ये इसी बात की अलामत है। आप इदारे जो है वो अपनी अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे। मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं कर सकता आपसे उस तरह से, आप समझ सकते हैं बिटवीन द लाइंस में क्या कहना चाह रहा हूं। जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का बयानिया है, वो भी बहुत बुलडोजिंग किस्म का बयानिया है। वो भी सबको पता है कि वो अपने केसेस बचाने के लिए और अपने जो उनकी ऊपर जो इल्जामात हैं, वो उसके लिए ढाल बना रहे हैं पाकिस्तान के कौम को और पाकिस्तान के मुल्क की सलामती को और सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को। तो ये एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है हर तरफ से। वजीर आजम ने, आप देखें अभी जो उन्होंने 17 तारीख को जो उन्होंने टाइगर फोर्स से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा नवाज शरीफ गीदड़ है और दुम दबाकर भाग गया है। नवाज शरीफ आगे से कुछ और कह रहा है। मरियम जो वो इमरान खान को जो है वो कह रही है कि तुम बच्चे हो, तुम बड़ों के काम में बीच में ना हो। बिलावल जो है वो फर्स्ट लेडी के बारे में बातें कर रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है? आखिर इसका कोई डेड एंड भी आपने करना या नहीं करना? या आपने एक दूसरे के बाल, जैसे मोहल्ले की औरतें आपस में लड़ती हैं, क्या आपने मोहल्ले की औरतों की तरह आपने आपस में लड़ना है और लड़ के एक दूसरे के बाल नोचने हैं, सर फाड़ना है, आपस में क्या करना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद थे आपके वक्त का। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जनरल साहब, सर ये बताएं कि अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है और हर हुकूमत, हर दौर, हर मुल्क अकाउंटेबिलिटी पे बड़ा यकीन रखता है। इमरान खान साहब ताकत में आते हैं, कहते हैं कि जी मैं एहतसाब का ऐसा अमल लेके आऊँगा और ऐसा एहतसाब होगा कि जो है वो देखते रह जाएंगे आप सब और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एहतसाब का अमल तो बड़ा मुतनाज़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट की सर इसके ऊपर रिमार्क्स आ चुके हैं, नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ चुके हैं। बल्कि अब तो लोग ये बात करते हैं, कहते हैं कि जी ये जो एहतसाब का अमल है ये सिर्फ जो है वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, जिसके लिए सारा एहतसाब किया जा रहा है या अपने स्कोर लेवल करने के लिए किया जा रहा है। आपने सर बड़ा क्लोजली इन सारी चीज़ों को देखा है और आप ऐसे मनसब पर भी रह चुके हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में होंगी। अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में कितनी अच्छी और कितनी ट्रांसपेरेंट होती है? जी देखें, एक तो होती है ना ख्वाहिश और इरादा, और एक होता है इस इरादे को पाए तकमील पहुंचाने वाली मशीनरी। किसने इन्वेस्टिगेशन करनी है? पुलिस ने। प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? पुलिस ने या कोई सिविलियन प्रोसिक्यूटर्स हैं। फैसले किसने करने हैं? आपकी अदालतों ने। तो इनका क्या हाल है? क्या मुझे कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत है? तो चाहे ये आपकी ख्वाहिश हो, चाहे ये मेरी ख्वाहिश हो, चाहे ये वज़ीर आज़म की ख्वाहिश हो, वज़ीर आज़म से या इस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेड था कि सबसे पहले रिफॉर्म्स की बात करते, उस मशीनरी को सीधा करते, उसका जंग दूर करते, उसको तेल शेल देते जिसने अल्टीमेटली काम करना है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो है नहीं, जिन्होंने डिलीवर करना था, जिन्होंने पीने का पानी देना था, जिन्होंने कोई और मामलात करने थे। तो जब आप टूटी फूटी मशीनरी के ऊपर बैठकर ये कहें कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये भी जैसे कोशिश हो रही है कि जी हम अजनास की कीमतें कम कर देंगे, कैसे कर देंगे? आपके कहने से थोड़ी कम होनी है, ये किसी हुक्म से थोड़ी कम होनी है। इसके लिए एक प्रॉपर मशीनरी की जरूरत है जिसको काम करना चाहिए। मेरे भाई, ये मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि किसने क्या खराबी की है इस मुल्क में। इस वक्त जैसे वो अब्बास साहब कहते हैं, मैं नेशनल डायलॉग की बात करता हूँ जिसमें सबसे पहले आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। रिफॉर्म्स के बगैर ना ये डेमोक्रेसी जिसको आप कह रहे हैं, ये विदाउट रिफॉर्म्स ये डेमोक्रेसी नहीं है। आपको इस बात पर तो बहुत इतराज है कि जी उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात पे कोई इतराज नहीं है कि मैं पैसे के जोर पे पावर में आ जाऊं और पावर के जोर पे और पैसा बना दूं और बोरियों में शनाख्ती कार्ड भर के ले आऊं और ठप्पे लगा के। जब वो नहीं लगाने दिए तो बड़ा इतराज हो गया। फिर आप कहते हैं कि वोट को जो है ना आप इज्जत दें, तो एक तरफ के वोटों की इज्जत है, दूसरी तरफ की वोटों की कोई इज्जत नहीं है। कि जी सब ख्याल रखें कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल आप रखें, मुझ पर नहीं होना चाहिए।
मतलब जो मौरूसी सियासत, जो तो ये सर चंद चीजें फिर खानदान कैसे हमारे बेहतर होंगी? मौरूसी सियासत है, ठप्पे हैं, वोट को इज्जत दो है, वही बयानियां, वही स्टेटमेंट, वही बातें और वही मसले आज भी। फिर बेहतर कैसे करेंगे चीजें? इसी सिस्टम, इन्हीं लोगों ने करनी है। ये तो नहीं तैयार है हमारे डायलॉग की बात की है जी, जो मैंने नेशनल डायलॉग की बात की है, लोग पूछते हैं कि ये कैसे होगा। नहीं हो रहा तो ना सर, कोई डायलॉग नहीं जी, हो रहा, मैं बता देता हूं, ये बैठने को तैयार नहीं है सर वो। जी, मैं आपको अभी बैठने को तैयार नहीं है ना, ये थोड़े अरसे की बात है, चंद महीने की बात है, हफ्तों या महीनों की बात है, जब इनके सींग फंस जाएंगे, पहले ही फंसे हुए हैं, और जब इनको नजर आएगा कि हमारे तो सींग फंस गए और शिकारी ने शिकार खेलना शुरू कर दिया है, जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको थोड़ी देर में। ये उसको उस वक्त ये स्टेटस को हो जाएगा, सबको पता होगा कि हम मजीद कुछ नहीं कर सकते। जब पता चल जाएगा कि अभी तक सब में जोम है कि शायद हम कुछ कर सकते हैं, ये जोम टूटा ही चाहता है मेरे अपने अंदाजे में। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने पीरियड भी आपको बता दिया, जब ये जोम टूट जाएगा तब ये इस बात पर आएंगे जिसको कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं अकेला ही नहीं कह रहा कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, इनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ओनरशिप लेनी पड़ेगी, एक बाकायदा बयानी पे सबके दस्तखत कराने पड़ेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस को ये परसेप्शन दूर करनी पड़ेगी जो मौजूद है, मौरूसी सियासत से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, इनको उठा के बाहर फेंके। सेकंड टीयर के बहुत बड़ी जबरदस्त पार्टीज हैं, इनको चाहिए कि अपने आगे लेकर आए। ये बच्चों को देते रहना और मेरे बच्चों को स्लेव बना के रखना, ये कब तक चलेगा? आखिरी और सवाल, जो एक मिनट मैं दो बातें और कर दूं। मीडिया जो ये समझता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में झूठ भी चलता चला जाए, ये नहीं हो सकता। ये सब चीजें ठीक होंगी, पुलिस ठीक होगी, छोटे सूबे बनेंगे, गवर्नमेंट बनेगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, इस काबिल हो, तब जाके भाई ये मुल्क चलेगा। ये ऊपर की बातों से ये अवाम किधर जाएगी? ये सारे जोम के अंदर जिसका ये सारे इसमें अवाम ही तो पिस रही है, वही तो अवाम पिस रही है। कब तक वेट कर, अच्छा वेट करेंगे जी ये लोग सारे जो है वो जब सींग फंसेंगे और फिर बैठ के डायलॉग होगा। वो तो खैर उसको ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर अवाम वाकई तंग है, जो कि मैं समझता हूँ कि तंग होना चाहिए उनको, जो कुछ हो रहा है, तो एक न्यू पॉलिटिकल फोर्स की जगह मौजूद होगी है जो उठे और कहे कि ये हमें मंजूर नहीं है, हमारे साथ जो कुछ किया गया है ये हद से ज्यादा बढ़ गया है, अभी हमें अच्छे लोगों को ऊपर लेकर आना है, कॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर लेकर आना है, जैसे मुल्क चलते हैं ऐसे इस मुल्क को चलाना है। बड़ा अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, लेकिन जब तक ये नहीं होता, या तो ये अपने आप को ठीक कर लें या कोई ऐसा बात आएगी कि इन सबको उठा के बाहर फेंक देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जर्नलिस्ट नईम खालिद लोधी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्त की अहम ज़रूरत है कि तमाम रियासती इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आएँ, एक टेबल पर बैठें और बैठ के मामले के हल की जानिब आएँ। अगर बैठेंगे नहीं, मामले को हल नहीं करेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान का खुमियाजा मुल्क खुदादाद भुगत रही है, भुगतेगी, और इस मुल्क खुदादाद की जो आवाम है, आप और हम, जो आम बंदा है, वो उसको भुगत रहा है और मज़ीद भुगतेगा और मज़ीद पिसेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।